Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mavis Sir. Today in this video, we will discuss diagnosis and treatment of malaria in pregnancy. This is a very important topic. Please watch the video till end to get complete information. Malaria जो है ना ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन है 79.3% कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ना वो सबसे ज्यादा कॉमन है मलेरिया कॉज करने में। ये स्प्रेड कैसे करता है? स्प्रेड करता है ये फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज की बाइट से, जो पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया स्प्रेड करता है आपके ब्लड में। दी स्पीशीज डिटरमिन द पैटर्न ऑफ द डिजीज। जो आपके पास स्पीशीज है ना प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो 79.3% जो है ना वो इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को, कॉमन भी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 13% है, प्लाज्मोडियम ओवेल 5.5% है, प्लाज्मोडियम मलेरी 2.1% है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्पीशीज से इन्फेक्टेड है, आपके रेड ब्लड सेल्स किस स्पीशीज से इन्फेक्टेड है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ना, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से ही होता है, और ये कॉमन भी बहुत ज्यादा है। सिम्टम्स सिम्टम्स हमारे पास कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। पेशेंट फ्लू लाइक इलनेस के साथ प्रेजेंट करता है, और फ्लू लाइक इलनेस के साथ साथ पेशेंट में क्या होता है? फीवर, टाइगर्स, चिल, स्वेट्स, मसल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कफ, जनरलाइज मलेज एंड हेडेक। इसलिए सिम्टम्स है पेशेंट की। साइंस क्या होंगे? व्हाट आर द साइंस? साइंस जॉन्डिस है, एलिवेटेड टेम्परेचर, रेस्पिरेशन फेलर, क्लीरोमेगेली, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। Now, how to make the diagnosis? Diagnosis is made from blood film. Thick and thin blood films होती हैं, उनसे diagnosis बनाया जाता है। Rapid detection test में मिस लो पैरासाइटीमिया, इसका ये ड्रॉबैक है कि रैपिड डिटेक्शन टेस्ट में ना लो पैरासाइटीमिया मिस हो जाता है। आपको 3 नेगेटिव मलेरिया स्मेयर चाहिए 12 to 24 आवर अपार्ट टू रूल आउट द मलेरिया। अगर 3 टेस्ट आपके नेगेटिव हैं 12 to 24 आवर्स अपार्ट, तो फिर आप कह सकते हैं कि मलेरिया नहीं है, मलेरिया नेगेटिव है। Now, what are the clinical and laboratory findings of severe complicated malaria in adults? Clinical findings में prostration है, impaired consciousness, respiratory distress, acidotic breathing, acute respiratory distress syndrome, pulmonary edema, multiple convulsions डेवलप हो सकती हैं, circulatory collapse, पेशेंट शॉक के साथ प्रेजेंट कर सकता है, that is blood pressure less than 90/60 millimeter of mercury, abnormal bleeding, BIC हो सकती है डिफरेंट साइड बॉडी से, जॉन्डिस हो सकता है, हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है पेशेंट को। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या आएगा? स्वेर एनीमिया, पेशेंट स्वेर एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेंगी, दैट इज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम पर डेसीलीटर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया दैट इज लेस देन 2.2 मिलीमोल पर लीटर ब्लड शुगर लेवल होगा, एसिडोसिस पीएच लेस देन 7.3 होगी, रीनल इंपेयरमेंट होगा, ओलिग्यूरिया होगा पेशेंट का, क्रेटिनिन लेवल ग्रेटर देन 260 माइक्रोमोल पर लीटर होगा, और हाइपरलैक्टीमिया होगा। हाइपरलैक्टीमिया जो है ना ये कोरिलेट्स करता है विद मोर्टेलिटी। जितना ज्यादा हाइपरलैक्टीमिया होगा उतनी ज्यादा मोर्टेलिटी का रेट और चांस बढ़ जाएगा। हाइपर पैरासिटीमिया दैट इज ग्रेटर देन 2% पैरासिटाइज रेड ब्लड सेल्स होंगे तो हाइपर पैरासिटीमिया होगा। जितना जितना ज्यादा पैरासिटीमिया होगा मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी के चांस बढ़ते जाएंगे। एल्जिड मलेरिया ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, ये शॉक पेशेंट प्रेजेंट करता है सेप्टिसीमिया के साथ। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर ये जो मलेरिया के सिम्टम्स है और साइंस है ना, ये मेनिंजाइटिस के साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं, तो आप लंबर पंक्चर करके डायग्नोसिस बना सकते हैं, मलेरिया को रूल आउट कर सकते हैं। मेटरनल रिस्क जो है ना प्रेगनेंसी इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ स्पेयर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया है तो जो मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट है ना वो है 50%, और अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी में मलेरिया है तो 10-15 to 20% मोर्टेलिटी रेट है। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ना कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाता है। फीटल रिस्क क्या है? फीटल रिस्क में मिसकैरेज हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है,
प्री टर्म लेबर में पेशेंट जा सकती है इन्फेक्शन की वजह से, स्टिल बर्थ हो सकती है, कोंजेंटल मलेरिया न्यूनेट में डेवलप हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है ड्यू टू प्री मैच्योरिटी और आईयूजीआर की वजह से। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इन मलेरिया शुड बी ट्रीटेड एज एन इमरजेंसी कंडीशन। अगर अनकम्प्लिकेटेड मलेरिया है तो आप पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, और अगर पेशेंट में स्पेयर कम्प्लिकेटेड मलेरिया और सिम्टम्स काफी स्पेयर हैं तो आपने पेशेंट को इंटरनल जो है ना इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना, आईसीयू केयर पेशेंट को चाहिए होगी। इंट्रावेनस आर्टिसोनेट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्पेयर फैल्सीपैरा मलेरिया। अगर आर्टिसोनेट अवेलेबल नहीं है तो क्विनीन जो है वो आप अल्टरनेटिव दे सकते हैं इसका। यूज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और मिक्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम वायवेक्स इन्फेक्शन के लिए आप क्लिंडामाइसिन और क्विनीन यूज कर सकते हैं। क्लोरोक्विनीन जो है वो वायवेक्स ओवेल और मलेरिया के लिए यूज कर सकते हैं। प्राइमाक्विन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो आपने यूज नहीं करनी। अगर स्वेयर और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है तो आपने इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। स्वेयर डिजीज के लिए रिकरेंट और रिलैप्सिस के लिए आप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपने ओरल थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर देना है अगर पेशेंट परसिस्टेंट वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर रही है। वॉमिटिंग को आपने एंटी एमेटिक के साथ ट्रीट करना है, और अगर वॉमिटिंग परसिस्टेंट है तो ये आपने पैरेंटल ट्रीटमेंट देनी है। वॉमिटिंग एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट है, क्यूनिन का साइड इफेक्ट वॉमिटिंग है, और फीवर के साथ भी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो आपने भी पैरेंटल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट कर देना है, अदरवाइज डिजीज कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। फीवर को आपने एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करना है। अनकम्प्लिकेटेड मलेरिया इज ए नॉट रीजन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर अनकम्प्लिकेटेड मलेरिया तो जरूरी नहीं कि आप इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं पेशेंट की। पेरीपार्टम मलेरिया इज एन इंडिकेशन फॉर प्लेसेंटल हिस्टोलॉजी। प्लेसेंटल हिस्टोलॉजी के लिए और कॉर्ड ब्लड के लिए और बेबी की ब्लड फिल्म्स आपने सेंड करनी है ताकि डायग्नोसिस कोंजेंटल मलेरिया का अर्ली डायग्नोज हो सके और अगर न्यूनेट में अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। 7 days कोर्स ऑफ क्विनिन हैज सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट्स। इसे सिंक्रोनिज्म कहते हैं, और इसमें क्या होता है पेशेंट टिनाइटिस, हेडेक, नोजिया, डायरिया, अल्टर्ड ऑरिजी और ब्लड की कंप्लेन करता है। ये क्या करता है, ट्रीटमेंट फेलियर, कंप्लायंस नहीं होगी पेशेंट को, इन साइड इफेक्ट्स की वजह से पेशेंट मेडिसिन नहीं लेगा, कंप्लायंस पुअर होगी और ट्रीटमेंट फेलियर हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा ब्यूटीफुली समराइज किया हुआ है, ये चार्ट है, एक एलोग्रिथम है मलेरिया का। ये आरसीटी गाइडलाइन नंबर 54B से मैंने लिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसमें मलेरिया की प्रेगनेंसी में जो है ना ट्रीटमेंट बताया गया, अनकम्प्लिकेटेड मलेरिया की ट्रीटमेंट है, कम्प्लिकेटेड मलेरिया की डोजेस के बारे में बताया गया है। इसमें उन्होंने बताया कि पेशेंट की आपने सारी जो वुमेन है ना मलेरिया से प्रेजेंट करती हैं, आपने उसके थिक एंड थिन ब्लड फिल्म्स करवाने हैं, और आपने लेबोरेटरी में सारी इन्वेस्टिगेशन फुल ब्लड काउंट करवाना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, एलएफटीज, आरएफटीज, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड कल्चर, और कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में चेस्ट एक्सरे, आपने सब ये ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड बेबी की ग्रोथ के लिए, फीटस की ग्रोथ के लिए आपने अल्ट्रासाउंड और सब पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है। इसको बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने समराइज किया। यहाँ पे कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। वो मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, इसमें आईसीयू में एडमिशन करना है पेशेंट का। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में मैंने पहले भी डिस्कस किया, आपने उसमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, एनेस्थेटिस्ट को, न्यूरोनटोलॉजिस्ट को और सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना है। केयरफुल फ्लूइड बैलेंस होना चाहिए, अवॉइड ओवर हाइड्रेशन एंड हाइपोवोलीमिया, दोनों को, ओवर हाइड्रेशन और हाइपोवोलीमिया दोनों अवॉइड करने हैं। कंसीडर सीवीपी लाइन आप कंसीडर कर सकते हैं अगर पेशेंट सिक है। रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया स्वेयर डिजीज को इंडिकेट करता है। फॉर आर्ली ऑब्जर्वेशन करनी है, पल्स की, ब्लड प्रेशर की, रेस्पिरेटरी रेट की और सेचुरेशन की, यूरिन आउटपुट की और जीसीएस की, पेशेंट के जीसस का भी आपने ख्याल रखना है। आपने डेली रिपीट करना है पैरासाइट काउंट, फीटल ब्लड, फुल ब्लड काउंट की, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी जिसे कहते हैं, क्लोटिंग प्रोफाइल, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, एलएफटीज, आरएफटीज आपने डेली रिपीट करवाने पेशेंट की। अगर पेशेंट आपके पास शॉक में प्रेजेंट कर रही है तो आपने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ऐसा शॉक होता है, उसको उस अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है आपने। रिलैप्स के लिए, टू प्रिवेंट रिलैप्स, आप अगर प्रेगनेंसी में पेशेंट है, आपने रिलैप्स के लिए क्या ट्रीटमेंट देनी है पेशेंट को, क्लोरोक्विनीन देना है 300 मिलीग्राम orally वीकली until डिलीवरी।
या आपने प्रिवेंट रिलैप्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना है। और टू प्रिवेंट रिलैप्स आफ्टर डिलीवरी, अगर पेशेंट की डिलीवरी हो गई और उसमें रिलैप्स करने के लिए आपने 3 मंथ्स तक कोई ट्रीटमेंट देनी, उसके बाद आपने प्राइमाक्यून यूज कर सकते हैं। आप रिलैप्स आफ्टर डिलीवरी के लिए रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए प्राइमाक्यून हम प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते, लेकिन आफ्टर डिलीवरी हम इसको रिलैप्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। This was all about the malaria in pregnancy. Please like, subscribe and share and press bell icon.